एमए उत्तरार्ध रिसर्च मेथोडोलॉजी की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस व्याख्यान से पूर्व आपने संसाधनों के निर्धारण सीमांकन की विधियों के बारे में जाना था। आप लोगों ने देखा था कि प्रदेश के निर्धारण की मात्रात्मक और गुणात्मक कौन कौन सी विधियां हैं। अब हम आज के व्याख्यान में पढ़ेंगे संसाधन प्रदेश के निर्धारण, यानी सबसे पहले तो संसाधन प्रदेश क्या है और इनका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। कोई भी वस्तु या तत्व स्वयं संसाधन नहीं होता है। संसाधन तत्व जो है वो मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप मानवीय आवश्यकता के अनुसार बनता है। अर्थात मानवीय ज्ञान से सबसे बड़ा संसाधन, उसकी सीमा है अपनी, संसाधनों का निर्माण होता है। अतः मानव अपने उपयोग में किस वस्तु को, किस तथ्य को लेता है, वही संसाधन कहलाता है। तो इसमें मानव सक्रियता पर निर्भर है कि मानव सक्रिय कैसा है और वो किन वस्तुओं को अपने लिए उपयोगी मानता है, और वही संसाधन कहलाता है। अतः अनेक तत्वों का समुच्चय करके ही संसाधन प्रदेश का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं संसाधन प्रदेश उसे कहा जाता है जहाँ विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की समांगता पाई जाती हो और वो अपने निकटवर्ती प्रदेश से भिन्न हो। यानी तात्पर्य क्या है कि कोई भी संसाधन प्रदेश में विभिन्न संसाधनों की लगभग समांगता पाई जाती है, होमोजीनियस, और वो अपने निकटवर्ती प्रदेश से भिन्न होता है। सामान्यतया संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानवीय। प्राकृतिक या भौतिक संसाधनों की विशेषताएं होती हैं, यानी ये संसाधन प्राकृतिक रूप से समाहित रहते हैं या धरातल में पाए जाते हैं। संसाधन की आधार की विशेषता होती है, प्रत्येक संसाधन तत्व पदार्थ या उसका परिमाण होता है, और विभिन्न संसाधन तत्वों और पदार्थों का आपस में अंतर संबंध होता है। दूसरी जो विशेषता है मानवीय विशेषता या सांस्कृतिक विशेषता, उसमें विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक तत्व हैं, जैसे प्रौद्योगिकी, सामाजिक व आर्थिक संगठन तथा राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक सरकारें और अन्य विभिन्न संसाधनों की संख्या, उनका मूल्यांकन और उनके दोहन करने के यानी उनके शोषण करने के या विकास की विभिन्न विधियां आदि का इसमें हाथ रहता है। तो संसाधन प्रदेशों का जब हम सीमांकन करते हैं तो निम्न आधार तत्वों का निर्धारण किया जाता है। पहला है संसाधन आधार, यानी किसी भी प्रदेश का जब हम निर्धारण करते हैं तो संसाधनों का आधार, यानी कौन कौन से संसाधन हैं, कहाँ कहाँ किस मात्रा में जमा है, यानी उनकी मात्रा कितनी है, और गुणात्मकता भी देखी जाती है। जैसे लौह अयस्क कहीं पर भी जमा है तो उस लौह अयस्क में लौह अंश की मात्रा कितनी है, क्योंकि संसाधन की अयस्क की गुणवत्ता के आधार पर ही उसका खनन किया जाता है, जब भी वो उपयोगी हो सकता है। इसलिए संसाधन का आधार उस संसाधन की गुणवत्ता तथा उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। दूसरा आधार है संसाधन उपयोग की प्रविधि, अर्थात किसी भी प्रदेश में, किसी भी क्षेत्र में जो संसाधन का खनन किया जा रहा है या उपभोग किया जा रहा है, उसकी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, किस प्रकार की तकनीक है, किस तकनीक से उसका दोहन हो रहा है। जैसे खनिज संसाधनों का परंपरागत गति से दोहन हो रहा है, यानी केवल खाने खोद कर और मानवीय श्रम से निकाला जाता है, या मशीनीकृत विधि है, जैसा कि आजकल उदाहरण है कि सैंडस्टोन का खनन हमारे इसी एरिया में जिबिजोलिया या गरडा एरिया में हो रहा है। तो आजकल नवीन युग में नवीन खनन की पद्धतियां चालू हो गई हैं, विभिन्न मशीनों से और उनका खनन किया जाता है, मशीनों से ही उनकी कटिंग की जाती है। तो ये सारा जो प्रविधि है ये उस संसाधन प्रदेश की प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है, उसके निर्धारण में महत्वपूर्ण आधार तत्व हैं। अतः संसाधन के उपयोग की प्रवृत्ति दूसरा तकनीक या दूसरा महत्वपूर्ण आधार तत्व। तीसरा है
उस प्रदेश में उस गतिविधि में या संसाधन के दोहन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या, यानी जिस प्रदेश में कोई भी संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, खनन किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, उस दोहन में कितने लोग किस किस कार्य में लगे हुए हैं, उनकी संख्या क्या है, क्योंकि वो संख्या भी, लगे हुए लोगों की जो संख्या है वो भी उस संसाधन प्रदेश के निर्धारण का आधार बनती है। और चौथा तत्व है उपयोग की स्तर, यानी उस संसाधन का उपयोग क्या स्थानीय स्तर पर हो रहा है या राज्य स्तर पर हो रहा है या राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। तो संसाधन के उपयोग का लेवल कौन सा है, स्तर कौन सा है, ये भी एक आधार तत्व के रूप में संसाधन प्रदेश के निर्धारण में काम आता है। और लास्ट पांचवा तत्व है कि विभिन्न प्रकार के संगठन, यानी संसाधन प्रदेश में किसी प्रदेश में किस प्रकार के जो है संगठन काम करते हैं। जैसे श्रमिक संगठन कौन कौन से काम करते हैं, या तकनीकी संगठन कौन कौन से हैं, या दूसरे जो है सहायता करने वाले ट्रांसपोर्ट संगठन यानी परिवहन करने वाले संगठन, इन सब को संगठनों का भी आधार तत्व के रूप में लिया जाता है। इन 5 तत्वों को लेने के पश्चात इनके आधार पर संसाधन प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। संसाधन प्रदेशों के निर्धारण की जो तकनीक है वो आपने इससे पूर्व के व्याख्यान में सुना होगा, पढ़ा होगा कि एक मात्रात्मक विधि है, एक गुणात्मक विधि है। गुणात्मक विधि में इन सभी तथ्यों के आधार मानचित्र तैयार किए जाते हैं। जैसे संसाधन प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए किसी देश में या किसी राज्य में कौन कौन से संसाधन कहाँ कहाँ जमा है, कहाँ कहाँ संचित हैं, उनके मानचित्र तैयार कर लिए जाते हैं। फिर संसाधनों की गुणवत्ता क्या क्या है, कौन कितनी कितनी गुणवत्ता के संसाधन कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, उनके भी वितरण मानचित्र तैयार कर लिए जाते हैं। फिर तकनीक, कौन कौन से एरिया में कौन सी तकनीक काम में ली जा रही है, यानी पुरातन तकनीक से खनन किया जा रहा है या आधुनिक तकनीक से खनन किया जा रहा है, इनके भी मानचित्र तैयार कर लिए जाते हैं। फिर विभिन्न श्रमिक संगठनों के, श्रमिक जो संगठन है वो किस स्तर के हैं, क्या स्थानीय स्तर के हैं या राष्ट्रीय स्तर के हैं, उनसे संबद्ध है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबद्ध है, इनके भी मानचित्र तैयार करके और इन सब मानचित्रों को एक मानचित्र में अध्यारोपित किया जाता है। और अध्यारोपण करने के बाद जहां अधिकांश सीमाएं एक जगह संगठित हो जाएं, अधिकांश सीमाएं मिलती हुई हों, उसको इंटरपोलेशन अंतर्वेशन विधि से सीमा रेखा खींचकर संसाधन प्रदेशों का निर्धारण किया जाता है। सामान्यतया जहां पर अधिकतम सीमाएं जो है वो संलग्न रहती है, अधिकतम सीमाएं एक साथ मिल जाती हैं, वो उच्च संसाधन प्रदेश कहलाता है। दूसरा जिससे कम सीमाएं होती हैं वो मध्यम संसाधन प्रदेश कहलाता है। और ऐसे क्षेत्र जहां बहुत कम सीमाओं का मिलन होता है या अध्यारोपण होता है वो निम्न संसाधन प्रदेश कहलाता है। आइसोलेटेड जो प्रदेश होते हैं, एकाकी जो प्रदेश होते हैं, उनमें बहुत कम सीमाएं जो है अध्यारोपित होती हैं। इस प्रकार से हम गुणात्मक विधि से विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार करके और उन मानचित्रों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करके और मानचित्र संसाधन प्रदेशों का सीमांकन करते हैं। और इसमें हम सामान्यतया 3 प्रकार से संसाधन प्रदेशों को बांटते हैं: उच्च विकसित संसाधन प्रदेश, मध्यम विकसित संसाधन प्रदेश और अल्प विकसित या पिछड़ा हुआ संसाधन प्रदेश। इस तरह से संसाधन प्रदेशों का निर्धारण करते हैं, क्योंकि आर्थिक भूदृश्यों के विश्लेषण में संसाधन प्रदेशों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन संसाधन प्रदेशों के बांटने के बाद सरकारें या प्रशासन उन संसाधनों का उनकी स्तर के अनुसार दोहन किया जा सके, क्योंकि जब संसाधन प्रदेशों के दोहन की या क्या किसी विकास की योजनाएं जब बनाई जाती हैं तो उसमें संसाधनों को ही आधार माना जाता है। अतः संसाधन प्रदेश के अनुसार योजना बनाई जाए तो ज़्यादा कारगर होती हैं, ज़्यादा क्रियाशील होती हैं और उन संसाधनों का उपयोग होता है जिनका अभी तक नहीं हुआ है। अर्थात अविकसित संसाधन प्रदेशों वालों के संसाधनों का दोहन अधिक करके उनको विकासशील की ओर लाया जाए, और जो विकसित संसाधन प्रदेश हैं उनके संसाधनों का दोहन कम करके और उनको उनके प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए और उनको नीचे के स्तर के बराबर जो है आने का मौका दिया जाए जो अविकसित संसाधन प्रदेश हैं।
अतः संसाधन प्रदेशों के निर्धारण का पर्याप्त महत्व है, क्योंकि इनके आधार पर संसाधन प्रदेशों का निर्धारण के आधार पर ही विकास की योजनाएं निर्भर करती हैं, ताकि सब जगह समरूप विकास हो सके, सब जगह सारे क्षेत्रों का विकास रूपे समग्र विकास हो सके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो सके। अतः संसाधन प्रदेशों का निर्धारण के ये 5 आधारों के आधार पर हम जो है मानचित्र बनाकर और मानचित्रों का अध्यारोपण करके और गुणात्मक विधि से संसाधन प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। संसाधन प्रदेशों के निर्धारण की दूसरी विधि मात्रात्मक विधि है, सांख्यिकी विधि जिसे हम कहते हैं। अर्थात ये 5 जो आधार तत्व हैं, इनके आंकड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के संसाधनों का संचित भंडार, नंबर 1। नंबर 2, संसाधनों की गुणवत्ता, इसकी भी आंकड़े या टेबल बना ली जाती है। नंबर 3, वहाँ काम करने वाले श्रमिक। नंबर 4, श्रमिकों का वर्गीकरण, उनका वेतन, श्रमिकों का वर्गीकरण के साथ साथ उनके भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार वर्गीकरण। फिर प्रौद्योगिकी के आंकड़े या टेबल तैयार कर ले जाते हैं, कौन कौन से में किस प्रकार की प्रौद्योगिकी काम हो रही है, और विभिन्न प्रकार के श्रमिक संगठनों के और उनके आंकड़े, और भौतिक दशाओं के आंकड़े भी लेकर जीआईएस के माध्यम से हम कंप्यूटर के द्वारा विश्लेषण करके और सांख्यिकी विधियों के द्वारा जो है परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कंपोजिट इंडेक्स के माध्यम से हम जो है पहले उनके मीन ज्ञात कर लिया जाता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर लेते हैं और उसके आधार पे कंपोजिट इंडेक्स ज्ञात कर लेते हैं। इसके अलावा कोरिलेशन मेथड से भी विभिन्न संसाधनों के जो है विभिन्न चर मूल्यों के आपसी से संबंध ज्ञात करके और फैक्टर एनालिसिस के माध्यम से, कार्यक विश्लेषण के माध्यम से उनके संचित मान ज्ञात करके और उन संचित मानों को हम जो है वर्गांतरों में बांट देते हैं। बहुत विकसित यानी हाई डेवलप, मीडियम डेवलप, लो डेवलप, या वेरी हाई डेवलप, मीडियम डेवलप, लो डेवलप और अंडर या बैकवर्ड। इस तरह से हम 4, 5 या 3 संसाधन प्रदेशों में उनके जो इंडेक्स आए हैं, मतलब कंपोजिट इंडेक्स आए हैं, संयुक्त मान जो आए हैं, उनको हम 3 से लेकर 5 भागों में बांटकर उन प्रदेशों का निर्धारण करते हैं। जो प्रदेश, जो क्षेत्र सबसे ज़्यादा हाई रीजन में आया है, उसको उसके अनुसार जो है मानचित्र बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। इस तरह से संसाधन प्रदेशों के निर्धारण की 2 विधियां हैं, एक गुणात्मक विधि और एक मात्रात्मक विधि। गुणात्मक विधि में सभी मानचित्र बनाकर उनको अध्यारोपण करके और सीमांकन करते हैं, और मात्रात्मक विधि में सांख्यिकीय विधियों से कंपोजिट इंडेक्स निकालकर अथवा उनके संचित मान ज्ञात करके अथवा कोरिलेशन मैट्रिक्स से उनके जो है फैक्टर वैल्यू ज्ञात करके हम सीमांकन करते हैं। इस तरह से संसाधन प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। धन्यवाद।